अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है अंडर EB-2 NIW कैटेगरी। ये टॉपिक जो है आजकल मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हॉट है। जब भी आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आपको एटलीस्ट वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया की पीआर के साथ आपको ज़रूर ये बताएगा कि कैटेगरी है हमारे पास जो EB-2 NIW के नाम से है और जिसके अंदर आपको फैमिली ग्रीन कार्ड मिलता है। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या इसकी रियलिटी है, क्या इसकी मिथ हैं इसके अंदर और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर आप जो अप्लाई करते हो या तो आपके पास एडवांस डिग्री होनी चाहिए। अब व्हाट डू वी मीन बाय एडवांस डिग्री? Advanced degree is something that is obtained after the bachelor's 16 years of education. That could be your master's degree or your PhD degree. ये PhD और मास्टर्स वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एक कैटेगरी है जिसके अंदर आप एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड जो है, आपके पास या तो बैचलर्स होनी चाहिए 16 ईयर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, और आप दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर आपके पास बैचलर है उसके साथ आपके पास 5 ईयर्स का उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। तो EB-2 NIW बेसिकली इज़ द EB-2 stands for employment based second preference category and NIW is basically for national interest waiver। तो जब आपके पास PhD और मास्टर्स हैं की डिग्री है तो आपके नेशनल इंटरेस्ट वेवर मिलने के आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बैचलर्स के भी केसेस जो हैं वो लोगों के अप्रूव हुए हैं। अब केस कैसे होता है, कैसे फ़ाइल किया जाएगा, इसको हम डिटेल के अंदर ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। तो क्राइटेरिया जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए, आपके पास PhD होनी है तो यू आर वेरी गुड टू गो। मास्टर्स है तो भी वेल एंड गुड। बैचलर्स की डिग्री और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपके चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं उसके अंदर। या आपके पास कोई एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हैं, लाइक अगर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है साइंस के अंदर और आपके पास नासा की कोई मेंबरशिप है, या आप आर्ट्स के अंदर बहुत ही किसी ज़बरदस्त आपके पास स्किल्स हैं और आपकी वर्ल्ड लेवल के ऊपर आपको रिकग्निशन मिली हुई है तो भी आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। आपके पास बिजनेसेस के अंदर ऐसी अगर आपके पास प्लान है या आपका बिजनेस जो है बिजनेस के आपके पास मतलब जो मेंबरशिप्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर हैं तो आप अगेन उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हम ये कुछ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जिसके लिए आप अप्लाई EB-2 NIW के अंदर आप एलिजिबल होते हो। तो एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ के अंदर आपको अपनी मतलब डिप्लोमा के साथ भी आप एलिजिबल हो सकते हो, लेकिन आपके पास लेट्स सपोज अगर साइंस की डिग्री है तो आपके पास नासा की मेंबरशिप है तो यू आर गुड टू गो। आपके पास लेट्स सपोज अगर आर्ट्स के अंदर हो तो ऐसी कोई सी US की गवर्निंग बॉडी जिसकी साथ आपकी मेंबरशिप हो, आप मतलब अपने आप को एक्सेप्शनल समझते हैं तो भी आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो पिटीशन होती है, आप बेसिकली क्या करते हो, USCIS के अंदर एक पिटीशन फाइल करते हो इमिग्रेशन के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट सर्विसेज USC यूनाइटेड स्टेट सिटीजन्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के अंदर आप अपनी एक पिटीशन जो है वो बेसिकली फाइल करते हो। तो EB-2 NIW की जो पिटीशन होती है दैट कुड बी अ सेल्फ पिटीशन, जो मतलब आप अपने ओन के ऊपर आप अपने हिसाब से खुद ही उसको मतलब सबमिट करवा सकते हो। या अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर, अगर आप ऑलरेडी US के अंदर काम कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर अगर वहाँ पे आपको लिए ये पिटीशन आपका ग्रीन कार्ड फाइल करना चाहता है तो वो इसके अंदर कर सकता है। तो सबसे जो इसको मतलब इसको जो मतलब हमारे लिए हेल्पफुल करता है वो इसकी सेल्फ पिटीशन नेचर है। मतलब अगर आप पाकिस्तान के अंदर हो, आप इंडिया के अंदर हो, आप बांग्लादेश के अंदर हो, आप वहाँ से अपने कंट्री के अंदर अपनी एक पूरे का पूरा केस फाइल करोगे USCIS के पास, और उसके अंदर आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है जो हम इस वीडियो के अंदर इसको देखेंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करा के अपनी पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हो।
तो अब ये जो पिटीशन होती है इज़ बेसिकली अ 2 स्टेप प्रोसेस. नंबर 1 इज़ द I-140 सेल्फ पिटीशन जो आप फाइल करोगे. I-140 के अंदर आपको ये एक पिटीशन लिखनी होती है और आपको ये प्रूफ करना होता है कि आप इस कैटेगरी के अंदर जो इसकी रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, आइदर बाय एडवांस डिग्री, लाइक आपके पास PhD है, आपके पास मास्टर्स है, आप उसको अपना पूरी एक पिटीशन बनाते हो, अपनी फील्ड के बारे में बताओगे, अपनी डिग्रीज दिखाओगे, अपनी डिग्रीज को इवोल्यूएट करवाओगे, लाइक WES से या MyIEE जो डिग्री आपके क्रेडेंशियल्स को इवोल्यूएट करके वो बताती हैं कि इस बंदे की जो डिग्री अगर US की नहीं है, लेट सपोज इन माय केस आवर डिग्रीज वर फ्रॉम पाकिस्तान, हमने WES को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, उन्होंने उसको सर्टिफाई किया कि ये जो PhD की डिग्री है दैट इज़ इक्वलेंट टू द US PhD डिग्री. उसके बाद आपको अपनी पिटीशन, आप अपनी फील्ड के बारे में उसको एक्सप्लेन करते हो. तो बहरहाल I-140 की डिटेल्स के अंदर हम सेकंड वीडियो के अंदर आएंगे. तो पहला स्टेप जो इसके अंदर होता है वो आप अपनी एक पिटीशन को रेडी करते हो जिसके अंदर आपकी डिग्री, आप अपनी फील्ड को एक्सप्लेन करते हो, आपको अपनी फील्ड के रिकमेंडेशन लेटर्स अपनी फील्ड के बंदों से लेने पड़ते हैं और आप उसके बाद उस पिटीशन को फाइल करते हो. इसकी जो ऑफिशियल फ़ीस है, मैं अटॉर्नी फ़ीस की बात नहीं कर रहा, आपकी जो ऑफिशियल फ़ीस है दैट इज़ $700 जो आप USCIS को पे करते हो और USCIS आपकी पिटीशन को फिर एक्सेप्ट करती है, उसको इवोल्यूएट करेगी. अगर आपकी पिटीशन सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको उसका अप्रूवल नोटिस मिल जाएगा. उसके साथ साथ डिग्री जो इवोल्यूशन करवाते हो MyIEE के थ्रू आपकी $80 उसकी फ़ीस है ऑफिशियली, और अगर आप WES के थ्रू इवोल्यूएट करवा रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स को तो उसकी अराउंड 200 और 230 समथिंग उसकी फ़ीस है. अगर आपकी पिटीशन लेट सपोज अप्रूव हो जाती है, पिटीशन की डिटेल के अंदर हम दूसरी वीडियो के अंदर उसको बात करेंगे, फिलहाल हम इस प्रोसेस को जनरलाइज करके देख रहे हैं. अगर आपकी पिटीशन अप्रूव हो जाती है देन अगर आप US के अंदर मौजूद हैं, लेट सपोज आप ऑलरेडी H-1B के ऊपर US के अंदर मौजूद हैं, तो आप देन अपने I-485 स्टेटस एडजस्टमेंट के अंदर जाओगे. अगर आपने पाकिस्तान से पिटीशन अप्लाई की थी और वो अप्रूव हो चुकी है तो आपको इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए IVP के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा एट नेशनल वीज़ा सेंटर इस्लामाबाद काउंसलेट के अंदर, इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर ये प्रोसेस सारा आपका कैरी ऑन किया जाएगा. अब इसके थोड़े से टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो पिटीशन सबमिशन का जो टाइम है, पिटीशन रेडी करने के अंदर, जो मैं अपने केस की बात करूं तो वो तकरीबन 6 से 7 महीने लगे थे पिटीशन को रेडी करने के लिए. उसके बाद लेट सपोज मैंने जनवरी के अंदर, बल्कि Feb 2022 से अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था. अगस्त 2022 के अंदर मेरी पिटीशन सबमिट हुई थी. दिसंबर 2022 के अंदर मेरा जो है वो अप्रूवल आया था. तो समझें 2 से 4 महीने आपके लगते हैं, पिटीशन अप्रूवल का टाइम है. और पिटीशन रेडी होने के अंदर ऑब्वियसली आपको टाइम लगता है, आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, आपको अपनी पिटीशन को अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है. हाँ, अब मैंने अपनी पिटीशन किस कैटेगरी के अंदर फाइल की थी, दैट वाज बेसिकली अ PhD डिग्री और उसके साथ साथ रिसर्च पब्लिकेशंस थी, ठीक है, जिसमें तकरीबन 18 to 20 पब्लिकेशन थी. एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द पिटीशन उस वक्त जो मेरा साइटेशन नंबर था दैट वाज अराउंड 55 to 60 के बीच में. तो ये शायद एक मिथ है कि भाई नहीं आपको 100-200 साइटेशंस चाहिए, ये लाजमी नहीं है. आप अराउंड 50 to 60 साइटेशन के साथ भी आप इसमें जा सकते हो. मैं अभी एडवांस डिग्री कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर PhD और रिसर्च वाला एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मेरा जो केस अप्रूव हुआ है वो इसके बेसिक्स के हिसाब से हुआ है. हम आगे की सीरीज़ के अंदर जो दूसरी कैटेगरीज हैं उसके साथ हम उनको डिस्कस कर लेंगे. तो बहरहाल फील्ड के अंदर उसको अच्छा, दूसरी चीज़, मैंने अपनी पिटीशन सेल्फ की थी या मैंने कोई अटॉर्नी हायर किया था. मेरे केस के अंदर मैंने US के चैन एसोसिएट्स ग्रुप जो है इनका, नॉर्थ अमेरिकन लॉ ग्रुप जो है, उनको हायर किया था. उन लोगों ने मुझे कितना चार्ज किया था, वो $4,500 उनकी फ़ीस थी ऑफिशियल, जो मुझसे उन लोगों ने 10 इंस्टॉलमेंट के अंदर ली थी स्टार्टिंग फ्रॉम द February 2022. तो बहरहाल मंथली इंस्टॉलमेंट थी $450 की. पेमेंट में कैसे करता था, मैं अपने HBL कार्ड के थ्रू हम पेमेंट करते थे और उसके अंदर आपको 2% सर्विस चार्जेस लगते थे, तो इजीली हम उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर भी पे कर रहे थे.
अबाउट द अटॉर्नीज, दे वर वेरी प्रोफेशनल, हाईली क्वालिफाइड। आप मतलब अगर पहली चीज़, अगर आप लकी इनफ हो, अगर आपका वो केस उठा लेते हैं, और उन लोगों ने मुझे जो है अप्रूवल और रिफ़ंड की ऑफ़र की थी, तो अगर मेरा केस अप्रूव ना होता तो इन दैट केस मुझे वो मेरे पैसे जो थे वो रिफ़ंड कर देते। ये चेन वाले जिन एसोसिएट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनकी लिंक भी शेयर कर दूंगा। इनका सिर्फ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी और जिनका प्रोफाइल लेट्स सपोज रिसर्च के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ और सिर्फ वो केसेस उठाते हैं। बाकी जिनकी पीएचडी नहीं है वो या तो दूसरा अटॉर्नी देख सकते हैं। हम इन वीडियो सीरीज़ के अंदर सेल्फ पिटीशन को भी मतलब प्रमोट करेंगे, ये कैसे होती है, तो उसको भी हम इन डिटेल इन डेप्थ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तकरीबन दो, अब टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर लूँ तो 2 से 4 महीने का टाइम आजकल जो लगता है पिटीशन अप्रूवल के लिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आजकल वो एनवीसी वाला, आईवीपी वाला प्रोसेस है। उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, प्रायोरिटी डेट्स होती हैं, जो ऑब्वियसली हम आगे जाके उनको डिस्कस करेंगे। वो जो करंट, अगर आप पाकिस्तान से बैठे हुए हैं तो इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर जो वेट टाइम चल रहा है, इवन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ योर पिटीशन, इट विल टेक अराउंड 2 to 3 years। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप उससे पहले किसी दूसरी कैटेगरी के अंदर, लाइक इन माई केस, हमने यहाँ पे पिटीशन फाइल की थी, अलॉन्ग विद दैट हमने यूएस के अंदर जॉब सर्चिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो उस केस में एम्प्लॉयर हमें मिल गया, ठीक है। एम्प्लॉयर जैसे ही मिला तो उसने H1 भी फाइल कर दी। H1 की ब्यूटी ये है कि दैट इज़ अ ड्यूअल इंटेंट वीज़ा। अब आप H1 के ऊपर, लेट सपोज मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, मैं अब कुछ टाइम के अंदर I-485 के लिए अप्लाई करूँगा, क्योंकि अभी मेरी प्रायोरिटी डेट करंट नहीं है। जैसे ही मेरी डेट करंट हो जाएगी, होपफुली बाय द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, तो जैसे ही वो डेट करंट हो जाएगी तो आई विल बी अप्लाइंग फॉर द ग्रीन कार्ड प्रोसेस। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूँगा उनको आंसर करूँगा, और इस प्रोसेस को हम इन डिटेल इन डेप्थ जो है वो कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।